तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट चल रहा था वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो, क्योंकि इस ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 का होने वाला है। और यहाँ हम चालू करेंगे गांधीवादी चरण से। जो पहला जो पार्ट था उसमें हमने चालू किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, क्लियर है, 1885 से। और आज का जो वीडियो है 1919 से चालू होगा, क्लियर है। तो अभी हम गांधीवादी चरण को देखने वाले हैं और बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि ये आने वाली है बहुत सारी एग्जाम और उसमें ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। देखते हैं। आता है महात्मा गांधी का आगमन और शुरुआती सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और उनके शुरुआती क्षेत्रीय आंदोलन सफल रहे। सबसे पहला जो क्षेत्रीय आंदोलन है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, क्लियर है। अब भारत जब आते हैं तो भारत में 1917 में पहला बार चंपारण सत्याग्रह करते हैं। चंपारण पड़ता है बिहार में, क्लियर है। तो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा है? तो चंपारण सत्याग्रह। लेकिन अगर पहला पूछे, है ना, भारत ना लगा रहे, खाली पहला पूछे तो दक्षिण अफ्रीका कहेंगे। लेकिन अगर भारत में बोलेंगे तो चंपारण सत्याग्रह कहेंगे, ठीक है। वो भी 1917 में होता है। चंपारण जो होता है बिहार में पड़ता है। और यहाँ पे तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ चला था, यानी कि कहा जाता था कि आप अपने एक भूमि है, भूमि में जो 1/3 हिस्सा है, यानी कि कुछ हिस्सों पर आपको अफीम यानी कि नील की खेती ये सब करना है, ठीक है, इसी को कहते हैं। और राजकुमार शुक्ल ने के आमंत्रण पर तिनकटिया प्रणाली यानी कि नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया था इन्होंने, राजकुमार शुक्ल के, क्लियर है, आमंत्रण पे। सेकंड इन्होंने किया था 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन में किया था। क्या हुआ था कि प्लेग बोनस को लेके पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था। कंपनी था ना, तो एक मिल था, वहां पे बोनस दिया जाता था, जो कि प्लेग के दौरान हुआ था। प्लेग बोनस, महामारी फैला था, उसका बोनस दिया जाता था। लेकिन जब ये महामारी खत्म हो गया तो बोनस देना बंद कर दिए थे जो मिल के मालिक हुआ करते थे। तो वहां के मजदूर क्या कर दिए थे? आंदोलन कर दिए थे, ठीक है ना, आंदोलन कर दिए थे। उसमें गांधी जी भी उनका साथ दिए थे, क्योंकि मुद्दा तेज हो, ठीक है, और उनका प्रॉब्लम जो हो सॉल्व हो। अब आता है कि खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है, गुजरात में ही होता है। यहाँ पे क्या हुआ था? तो फसल नष्ट होने के बाद भी कर वसूली के खिलाफ पहला असहयोग आंदोलन होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मान लो ना, अंग्रेजों के थ्रू ऐसा था कि फसल जो है उगे या ना उगे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और इसी के खिलाफ सत्याग्रह हुआ था, जिसको खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं। 1918 में गुजरात में हुआ था, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड को देख लेते हैं। देखिए इस वीडियो में जो है वो मुख्य बिंदु को उठाया गया है। तो रॉलेट एक्ट क्या था और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई, क्या थी, वो जानेंगे। देखिए रॉलेट एक्ट क्या था? इसे काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को। इसका मतलब ये था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था ये, है ना, कि किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता था। इस रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था 1919 का कि शक के आधार पे किसी को भी गिरफ्तार किया जाएगा, उसको वकील, अपील या दलील करने का अधिकार नहीं मिलेगा, क्लियर है ना, ये बात है। और इसी के विरोध में होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 का दिन रहता है और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। सबसे पहले यहाँ पे ये देखने वाली है बात है कि अमृतसर जो है, अमृतसर में एक जगह है जिसका नाम है जालियांवाला बाग, ठीक है। यहाँ पे लोग, बैसाखी का दिन था और चूंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की फालतू में बिना मतलब के इस एक्ट के वजह से क्या हुआ था, गिरफ्तारी हो गया था। तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। जब शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे तो जनरल डायर आए और यहाँ पे निहत्थे भारतीयों पे गोलियां बरसा दिए। जब गोलियां बरसा दिए
तो हजारों की संख्या में लोग मारे गए। लोग मारे गए तो क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनका विरोध किया और उनको दिया गया था अंग्रेजों के थ्रू नाइटहुड की उपाधि, तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया था। ठीक है, अब आता है खिलाफत आंदोलन क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा के अधिकार छीनने के खिलाफ में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन कर दिया था। कि याद है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक चला था। तो जब ऐसा हुआ था ना, तो तुर्की का जो सुल्तान था उसका अधिकार छीन लिया, उसको काफी बेइज्जती किया था। तो मुसलमानों में खलीफा सबसे उच्च पद होता है और उनका अपमान कर दिया था अंग्रेज। क्लियर है, तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ था, इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा था खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से 1924 तक चलता है। इसके नेता अली बंधु थे। अली बंधु यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली थे, दो भाई थे और शॉर्ट में इनको कहते हैं अली बंधु। ठीक है, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसका समर्थन किया। ठीक है, क्योंकि जब हम हिंदू मुस्लिम के बात है, लेकिन हिंदू में समर्थन करेंगे तो हम सब एक हो जाएंगे और अंग्रेजों को भगा सकेंगे। क्लियर है, वे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। आगे बढ़ते हैं, अब आता है असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी की स्थापना। इसके बारे में जानते हैं ये क्या था। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन काफी एकदम पुख्ता जानकारी यहाँ पे है, इधर उधर की बातें नहीं है, एकदम फैक्ट तो फैक्ट है। एग्जाम में प्रश्न फंसने वाला है यहाँ से। ठीक है, अब आता है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 तक यानी कि 2 वर्षों तक चलता है। शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था, तो सरकारी उपाधियों, स्कूल, अदालतों और विदेशी कपड़ों का संपूर्ण बहिष्कार करना, असहयोग करना, इसको यानी कि एकदम कॉपरेट ही नहीं करना अंग्रेजों के साथ। क्लियर है, अब इसी में क्या होता है, आगे चल के चौरी चौरा हत्याकांड होता है, जो 4 फरवरी 1922 को होता है। गोरखपुर यूपी में पड़ता है। में उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए थे। अभी यहाँ पे क्या होता है कि आंदोलन कर रहे थे क्रांतिकारी, तो जब पीछे 1-2 लोग छूट गए थे, तो जो अंग्रेजी पुलिस वाले थे वो 1-2 लोगों को पकड़ के पीट दिए, जिससे जो भीड़ थी वो देखी और गुस्सा हो गई, और गुस्सा होके थाने में आग लगा दिया, और आग लगा दिए तो वहां 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक, वापसी के बाद देखे तो हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसको वापस ले लिया, है ना, क्योंकि हिंसा काफी भड़क गया था। अगर ये इसको वापस नहीं लेते तो क्या होता कि हिंसा और ज्यादा बढ़ जाती और सर्वनाश का रूप ले लेती। क्लियर है, ये बात है। अब आता है स्वराज पार्टी की स्थापना, तो 1923 में होती है। संस्थापक जो रहते हैं वो चित्तरंजन दास अध्यक्ष रहते हैं और मोतीलाल नेहरू जो रहते हैं वो सचिव रहते हैं। क्लियर है, उद्देश्य क्या था, तो काउंसिल यानी कि विधान परिषद के चुनाव में प्रवेश कर सरकार के काम में बाधा डालना। क्लियर है, ये बात है, यानी कि काउंसिल के भीतर जाके काउंसिल को कमजोर करने का, सरकार को। ये था स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। संस्थापक याद रखेंगे, जो इसके अध्यक्ष रहते हैं चित्तरंजन दास रहते हैं और सचिव जो रहते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब आता है साइमन कमीशन 1928 में। तो गठन होता है 1927 में, लेकिन भारत में आया था 1928 में। क्लियर है, विरोध का कारण क्या था ये, तो इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इन्हें व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, क्योंकि जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इसीलिए इसको एक नारा दिया गया था कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। क्लियर है, ये 7 देख सकते हैं, 7 को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेहरू रिपोर्ट 1928। हमारे संविधान में नेहरू रिपोर्ट 1928 से कुछ कुछ बातें ली गई है। तो मोतीलाल नेहरू की बात आती है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य के डोमिनियन स्टेट के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था 1928 में। उसी रिपोर्ट को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 को कहते हैं। प्रमुख विशेषता क्या थी, तो डोमिनियन स्टेट की मांग, मौलिक अधिकारों की सिफारिश
और द्विसदनीय विधानमंडल का प्रस्ताव दिया गया था और संघीय व्यवस्था का समर्थन किया गया था। ठीक है, और जिस रिपोर्ट में तैयार किया गया था उसी रिपोर्ट को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928। क्लियर है। अब आता है लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और किसकी, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। और इसमें कांग्रेस ने यहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया था, यानी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और किसमें, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो क्वेश्चन फंसेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ था, किस वर्ष, तो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन में। आज लाहौर जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में है, कभी इंडिया के क्षेत्र में हुआ करता था। क्लियर है। अब तीसरी बात है तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस, तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनता है तो कुछ टाइम वेट किया जाता है और 26 जनवरी का इंतजार किया जाता है, क्योंकि इस दिन हमने पहली बार स्वतंत्रता मना लिया था, झंडा फहरा लिया था रावी नदी के तट पर। ठीक है, इस वजह से 26 नवंबर को तो हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था, लेकिन मनाए थे 26 दिसंबर को, सॉरी 26 जनवरी को। क्लियर है, ये बात है। पूर्ण स्वराज का अर्थ होता है कि भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता और ब्रिटिश शासन से पूर्ण मुक्ति, यानी कि हमारा देश है, हम चलाएंगे इसको। ठीक है, ये बात होता है पूर्ण स्वराज। अब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च, जो कि 1930 में होते हैं। तो दांडी मार्च को देख लेते हैं। तो 12 मार्च 1930 में होता है और 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। इसमें क्या होता है, तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो कि पड़ता है गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं दांडी कहाँ पड़ता है, तो दांडी पड़ता है गुजरात के तट पर और साबरमती आश्रम पड़ता है अहमदाबाद में। और यहां से यहां चलते हैं, लगभग 241 मील पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, और 241 मील पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, यानी गुजरात के तट पे पहुंचते हैं। और यहां पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और समुद्र के पानी से नमक बनाया। यहीं से, और दांडी मार्च को ही हम सब नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक है, गांधी जी पहुंचते हैं दांडी, वहां के जो नमक रहता है उसको हाथ में उठाते हैं और उसी दिन से नमक कानून खत्म हो जाता है। क्लियर है। अब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस आंदोलन का उद्देश्य अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन करना था। इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या था कि कानून तोड़ना, टैक्स न देना, नमक बनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और सरकारी आदेशों की शांतिपूर्ण न फरमानी करना। मतलब कि अंग्रेज कुछ भी बोले हमको मानने ही नहीं है। ठीक है, इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में आता है। डेट याद रखेंगे क्योंकि काफी बार प्रश्न यहां से पूछा जाता है। अब आता है गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, तो इसको जरा सा देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सारे फैक्ट इसमें मिल जाएंगे, एग्जाम में आने की संभावना है भर भर के। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन की, इसको इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। यही इस सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भारतीय और अंग्रेज सब साथ में एक टेबल पे बैठे थे। क्लियर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में और यह सम्मेलन नवंबर, देख सकते हैं, यह सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था। इसमें ब्रिटिश भारतीय सरकार ने भाग लिया था और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लास है, दलितों का प्रतिनिधित्व किया था इसमें गोलमेज सम्मेलन में। तो पहला बार कब हुआ था? 1930 में। कहाँ हुआ था? लंदन में। कब तक चला था? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें देख लेते हैं जरा। तो होता है 1931 में। यह सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 तक चलता है, यह भी लंदन में होता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में
5 मार्च 1931 में होता है के बाद गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने गए थे। ये लंदन में गए थे 1931 में, ठीक है, जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने गए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फिर से दलितों का प्रतिनिधित्व किया था इसमें। और यह सम्मेलन असफल रहा था क्योंकि विभिन्न दलों के बीच सहमति नहीं बन सकी थी, इसीलिए यह सम्मेलन जो है वो सफल नहीं हुआ था। अब आगे चलते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का। तो यह सम्मेलन नवंबर में होता है 1932 में, नवंबर 1932 में होता है, यह भी लंदन में होता है। कांग्रेस ने इसका फिर से बहिष्कार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था इसमें, यह भी असफल रहा क्योंकि कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका क्योंकि सब अपने अपने मुद्दे पे बात कर रहे थे, कोई एक हुआ ही नहीं। देखिए, गोलमेज सम्मेलन कहने का मतलब यह है कि कोई नहीं यहाँ पे सीनियर है ना कोई जूनियर, सब एक साथ बैठ के सभी की बातें चलेगी, ठीक है। जैसे कि अगर ऐसा टेबल रहेगा तो यहाँ पे जो बैठेगा उसको लगेगा कि नहीं कोई अलग व्यक्ति है और ये सब कोई अलग व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन गोल सम्मेलन जब होगा, गोलमेज सम्मेलन होगा, तो इसमें पता ही नहीं चलेगा कौन मेन है और कौन कम पद का है। इस वजह से इस सम्मेलन का नाम पड़ा था गोलमेज सम्मेलन। क्लियर है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकार की मजबूती की आवाज उठाई थी। अब गांधी इरविंग समझौता क्या था, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो 5 मार्च 1931 का समय आता है, समय और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर सहमति इसमें होता है। गांधी जी रहते हैं इधर से और इरविन रहता है अंग्रेज अधिकारी, ठीक है। और 5 मार्च 1931 में क्या होता है, तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रही थी उसको रोकने की बात होती है। कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति होती है और राजनीतिक बंदियों की रिहाई का मांग होता है यहाँ पे, क्योंकि क्रांतिकारी को जेल में डाल दिया गया था। क्लियर है। अब आता है कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, इसको थोड़ा सा जरा सा जान लेते हैं ये क्या था। तो दिन आता है 17 अगस्त 1932 का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड्स ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। देखिए, ये तो तोड़ने की ही बात हो रही थी, लोगों की एकता को तोड़ने की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की अलग निर्वाचन का प्रावधान करने का बात हो रहा था। अब इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में पुणे में आमरण अनशन कर दिया था, ठीक है। और इसके समर्थन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन गांधी जी जो थे वो इसके विरोध में काम कर रहे थे, क्योंकि एक ही देश में अलग अलग निर्वाचन प्रक्रिया प्रावधान नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ये बात है। अब आता है गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच इस दौर कई बातचीत हुई और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। क्लियर है ना। पूना पैक्ट क्यों, क्योंकि इसमें पूना में ही वो आमरण अनशन किए थे, यारवदा जेल में किए थे, और वहीं आके अंबेडकर जी इस बात को खारिज करते हैं, मानते हैं, ठीक है, कि अब अलग निर्वाचन की मांग को खत्म करते हैं। इसी को पूना पैक्ट कहते हैं। क्लियर है। पूना पैक्ट के मुख्य बिंदु को अगर हम जानते हैं तो अलग निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन होगा। संयुक्त कहने का सबके साथ में होगा। प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और केंद्र में भी दलितों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाएगा। यही था पूना पैक्ट का मुख्य बिंदु, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा रखा गया था दलितों के लिए। ठीक। अब यहां पे देखते हैं महत्व क्या था। तो इन सम्मेलन ने भारत के संवैधानिक भविष्य की नींव रखी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखा था। यद्यपि सम्मेलन असफल रहे, लेकिन इन्होंने आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा तय किया था। चलते हैं, यह महत्व रह गया था। अब हम लोग प्रांतीय चुनाव द्वितीय विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्रांतीय चुनाव और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 37 से 39 का इतिहास यहाँ पे देखेंगे।
तो सबसे पहला चुनाव 1937 में देखते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 देख सकते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 से हमारे संविधान में कोई पार्ट तो लिया ही गया है, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत से भी हमारे देश में बहुत सारे एक्ट जो हैं संविधान में प्रावधान को अपनाया गया है, के तहत चुनाव होता है। और कांग्रेस ने कई प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया और यहाँ पे सरकार बनाती है कांग्रेस। इन प्रांतों में शिक्षा, कृषि, हरिजन उत्थान जैसे कई सुधारात्मक कार्य किए गए थे। क्लियर है। अब आता है अगस्त प्रस्ताव 1940 का, ये क्या था और व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था। तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। तो लॉर्ड, देखो यहां पे आता है लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव जारी किया। इसमें युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट यानी कि स्वशासी राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी। कांग्रेस ने इसे अपर्याप्त बताते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कांग्रेस इसको, क्योंकि कांग्रेस उस समय तक काफी बड़ा पार्टी बन चुकी थी ना, काफी प्रभुत्व में आ गया था कांग्रेस। अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट बनाने का, वो दिया गया था कि अगर युद्ध जीतते हैं या फिर युद्ध में हमारा साथ दीजिए, युद्ध जीतेंगे तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। अब आता है क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आता है भारत में, ठीक है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स रहते हैं। 19 मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। प्रस्ताव क्या था, तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने का वादा किया गया था। एक संविधान सभा का गठन जिसमें भारतीय स्वयं संविधान बनाएंगे और प्रांतों को संघ से अलग रहने का विकल्प दिया था। जो प्रांत जो है ना वो संघ से अलग हो सकते हैं, इसीलिए बाद में बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे। बहुत सारे भारत में विलय कर लिए थे, कुछ पाकिस्तान में विलय कर लिए थे और कुछ कहते थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, जैसे हैदराबाद हो गया और जम्मू कश्मीर का हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। आगे बढ़ते हैं तो बात है क्रिप्स मिशन के मुख्य बिंदु। तो डोमिनियन स्टेट का वादा, संविधान सभा का गठन, प्रांतों को अलग होने का विकल्प, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया गया था। गांधी जी की टिप्पणी की देखते हैं तो देखते हैं गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने इसे उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ठीक है, यह एक ऐसा चेक है जो भविष्य की तारीख का है और जिस बैंक पर यह खींचा गया है वह बैंक नष्ट होने वाला है। ये स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था। ठीक है, तो इन बातों को याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। कांग्रेस की सरकारें कहां कहां बनी थी? संयुक्त प्रांत में बनी थी, यानी कि मध्य प्रदेश में बनी थी, सॉरी यूपी में बनी थी, बिहार में बनी, बॉम्बे में, मद्रास में, मध्य प्रांत में, उड़ीसा में, पंजाब में और उत्तर पश्चिमी सीमांत में बनी थी। इन सब जगहों पे कांग्रेस की सरकारें बनी थी। त्यागपत्र तो 1939 में आता है। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और वाइसरॉय ने भारतीयों की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, भारतीयों के बिना सहमति के भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया था। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम लीग ने 22 सितंबर 1939 को इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था कब? तो 22 सितंबर 1939। याद रहेगा, ये डेट याद रख लेंगे। अब आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, तो थोड़ा विस्तार में जानते हैं। तो 1940 का समय रहता है और कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों का विरोध जारी कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साथ देने का बात हो गया था अंग्रेजों का विश्व युद्ध में। ठीक है, यह सत्याग्रह अहिंसक और व्यक्तिगत था। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे रहे जो कि 17 अक्टूबर 1940 और दूसरे सत्याग्रही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 31 अक्टूबर
1940 का दिन आता है। क्लियर है। मुख्य बिंदु क्या था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को यह बताना था कि भारत की जनता युद्ध में उसकी सहायक नहीं है। यह सत्याग्रह के बाद भारत छोटे आंदोलन 1942 की भूमिका बनता है और फिर छोटे जो है आंदोलन होते रहते हैं। ये बात होता है। आगे बढ़ते हैं बात है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का आता है और इसमें क्या क्या बात होता है उसको भी थोड़ा सा जानते हैं। शुरुआत होती है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। गांधी जी का नारा था यहाँ पे करो या मरो, डू और डाई। ऑपरेशन जीरो आवर यहाँ पे शुरू होता है। 9 अगस्त 1942 की सुबह ही गांधी जी, नेहरू, पटेल सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को आगा खां पैलेस यानी कि पुणे में रखा गया था। आगा खां पैलेस में गिरफ्तारी के बाद नेताओं को ले जाते हुए, यानी कि ये फोटो आपको दिख रहा है, गिरफ्तारी के बाद नेता जो जा रहे थे, ये जो है 9 अगस्त 1942 का ऑपरेशन जीरो आवर जो चलाया गया था उसका है। विशेषताएं क्या थी, तो नेतृत्वहीन होने के बाद भी यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त रहा। युवा नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलनों को आगे बढ़ाया और अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं का महत्वपूर्ण भूमिका रहा था इसमें। मुख्य बात अगर इसमें देखें तो यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया था। रेलवे लाइनें उखाड़ी गई, तार काटे गए, थाने व सरकारी कार्यालयों पर हमले किए गए। जनता ने समानांतर सरकारें भी बनाई। अब यहाँ पे आता है सुभाष चंद्र बोस, लीजेंड मैन, और आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं, प्रमुख नेता रहते हैं। तो आता है कि देख सकते हैं स्थापना कौन करते हैं, तो कैप्टन मोहन सिंह स्थापना करते हैं। और सॉरी, विचार जो रहता है कैप्टन मोहन सिंह का रहता है, लेकिन स्थापना जो करते हैं रास बिहारी बोस करते हैं, 1942 में करते हैं। और ये जो सुभाष चंद्र बोस का नारा रहता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका INA का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, तो सशस्त्र संघर्ष के द्वारा भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना, ये रहता है INA और का उद्देश्य। सुभाष चंद्र बोस की भूमिका क्या थी इसमें, तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने INA की कमान को संभालते हैं, यानी कि बागडोर को संभालते हैं। वो नारा देते हैं इसी में कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा देते हैं। उन्होंने सिंगापुर से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, रेडियो के माध्यम से कहा था। क्लियर है। और राष्ट्रपिता को सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस से ही नहीं किया था, सिंगापुर में उस समय ये थे, और रेडियो के माध्यम से कहते हैं। चलिए आगे, दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्वतंत्रता की ओर। 1945 से 47 तक अब हमारा देश आजाद होता है, और आजाद होने में ज्यादा समय अब नहीं है। तो अब आता है वेबल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए वायसराय लॉर्ड वेबल ने योजना प्रस्तुत किया था। शिमला सम्मेलन जून जुलाई 1945 में आयोजित हुआ। परिणाम क्या रहा, यह सम्मेलन जो रहा वो असफल रहा था। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, मार्च से जून 1946 में आता है, जिसके 3 सदस्य रहते हैं, पेंथिक लॉरेंस, स्टेपर्ड क्रेप्स और एवी अलेक्जेंडर रहते हैं। यह मिशन भारत आया और सभी दलों से वार्ता किया, है ना। संविधान बनाने का मांग चल रहा था, उसके लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था, इसमें 3 सदस्य थे। अब आता है माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 का। 20 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए थे। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन था, याद रखेंगे। 3 जून 1947 को उन्होंने भारत के विभाजन की योजना की घोषणा कर दिए थे, और भारत और पाकिस्तान को अलग अलग डोमिनियन का दर्जा देने का निर्णय लिए थे माउंटबेटन, है ना। माउंटबेटन जो था वो कभी भारत आया ही नहीं था, आया और लाइन खींच दिया था और भारत पाकिस्तान बट गया था, ठीक है। ये बात हुआ था बिना मतलब का। और
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देश आजाद होता है। देखिए अधिनियम बना था, ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन गया था। ये याद रख लेंगे। अब आता है उद्देश्य क्या था, तो बेबल योजना और शिमला सम्मेलन का। तो वाइसरॉय की कार्यकारिणी में भारतीयों को अधिक शामिल करना था, हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित सरकार बनाना। कैबिनेट मिशन का मुख्य बात देखें तो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। प्रांतों के 3 समूह में बांटा गया था, ए बी सी में बांटा गया था। केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार होंगे। अब मिशन की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसमें बोला प्रांतों को 3 समूह में बांटा दिया था, ए बी सी। क्लियर है। अब इसमें यह था कि केंद्र के पास रक्षा और विदेश नीति और संचार होंगे, बाकी अपने अपने प्रांतों अपना बात संभालेंगे। माउंटबेटन योजना में अगर मुख्य बिंदु देखें तो पंजाब और बंगाल का विभाजन यहाँ पे, और सिंध बलूचिस्तान यानी कि NWPFP में जनमत संग्रह होता है। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया जाता है और 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाती है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, और हमारा देश यहाँ पे अलग पृथक हो जाता है, आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। क्लियर है। अब आता है कि भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र डोमिनियन का दर्जा मिल जाता है। ब्रिटिश सत्ता का अंत होता है, गवर्नर जनरल की नियुक्ति और विधायी संप्रभुता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाती है। यानी कि अब यहाँ पे जो भी संविधान है, नियम है, निर्णय है, वो कौन बनाएगा, तो भारत खुद बनाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अंतरिम सरकार की बात करें तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ये बात याद रख लेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक जरूर करें। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि हर एक बात को, फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डाला जाए, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन काफी ज्यादा इसमें बातों को डाला गया है। इतना बड़ा इतिहास को एक छोटे से वीडियो में बता पाना काफी मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुशीलन समिति 1902 के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्थापना वर्ष 1902 में संस्थापक जो रहते हैं वो प्रथम प्रमथ नाथ मित्र रहते हैं और जतेंद्र नाथ बनर्जी रहते हैं, और बंगाल में होती है। गदर पार्टी 1913 में इसका होता है, और संस्थापक रहते हैं लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना रहते हैं, और संस्थान जो रहता है सैन फ्रांसिस्को USA में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का 1928 में होता है, और प्रमुख नेता जो रहते हैं चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह रहते हैं। स्थान कहाँ रहता है, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में संगठन को मजबूत रूप से दिया गया। चटगांव सशस्त्रगार छापा 1930 के बारे में देख लें तो नेता सूर्य सेन थे, इनको मास्टर दा भी कहते थे। घटना है 18 अप्रैल 1923 को चटगांव यानी कि बांग्लादेश में पड़ता है चटगांव, ब्रिटिश अस्त्रागार पे कब्जा करने का इसमें प्रयास किया गया था। डेट याद रखेंगे। अभिनव भारत की स्थापना तो 1904 में होता है। संस्थापक वीडी सावरकर रहते हैं, और क्षेत्र होते हैं महाराष्ट्र यानी कि मुख्यतः नासिक में होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की HRA 1924 की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1924 में होता है। सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल इसके संस्थापक रहते हैं, और इसी गठन ने काकोरी ट्रेन डकैती 1925 को अंजाम दिया था, जो कि काकोरी में स्टेशन पड़ता है, वहां पे ट्रेन को रोक करके वहां से जितने भी सरकारी खजाने थे उनको हथियार उनको लूट लिया गया था। लाहौर षड्यंत्र के बारे में देखते हैं। तब प्रमुख क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव रहते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। घटना के बारे में देख लेते हैं तो 17 सितंबर 1928 को लाहौर में जेपी सॉन्डर्स था, ठीक है, उसकी हत्या कर दिया था सॉन्डर्स की, और दंड इनको मिला था 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया गया था तीनों को। तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया गया था।
सॉन्डर्स का हत्या करने के जुर्म में। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें, अगर नोट्स बनाना हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो में काफी बातें इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो पार्ट 1 था। इन स्क्रीन में पार्ट 2 का लिंक भी दे दिया जाएगा। शुक्रिया।